Good afternoon, everyone. Once again, I welcome you all in Wi-Fi study UPSC, where changing the way of learning is our motto. So अभी हम लोग बात कर रहे थे पिछले क्लास में फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। अच्छा सॉरी, पहले तो मैं आप लोग को हैप्पी दीपावली विश कर दूं, ठीक है। हैप्पी दीपावली, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। यू स्पार्कल लाइक अ लाइट, ठीक है। बिल्कुल अपने जीवन में भी वैसे ही आप रोशनी करें जैसे कि अंधेरे में दिवाली से रोशनी होती है। आप अपने ही लिए नहीं बल्कि अपने पूरे परिवार के लिए, अपने पूरे समाज के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए, अगर कभी अपॉर्चुनिटी मिले और कभी कुछ कर पाएँ तो पूरे ग्लोबल विलेज के लिए, ठीक है। सो वंस अगेन वेरी बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, विथ माई वार्म ब्लेसिंग्स। सो आइए हम लोग फंडामेंटल राइट्स के ऊपर बात कर रहे थे, मौलिक अधिकारों के ऊपर बात कर रहे थे। मौलिक अधिकारों में पिछले क्लास में हम लोगों ने छठे फंडामेंटल राइट्स के ऊपर बात करना शुरू किया था। वो था राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, संवैधानिक उपचार का अधिकार, ठीक है। संवैधानिक उपचार का जो अधिकार था वो मैंने आपसे बताया था कि 32 से लेकर 35 तक इसके प्रावधान किए गए हैं, आर्टिकल 32 टू 35, ठीक है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? आर्टिकल 32 से लेकर 35 तक। सो आर्टिकल 32 में क्या है ये हम लोगों ने बात कर रखा था। मैंने ये बताया था आपसे, मैं थोड़ा सा रिकाप आपको दे दूँ कि आपके लिए क्या था, ठीक है, वो देख लीजिए कि आर्टिकल 32 जो हम लोग बात कर रहे थे, आर्टिकल 32, ठीक है ना। मैं पहले वो पूरा फंडामेंटल राइट्स का हेड ही बना दूं, ठीक है। सो हम लोग 6 फंडामेंटल राइट्स के ऊपर बात कर रहे थे। 6 जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो क्या है? संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार, उपचार का अधिकार, ठीक है। इसका मतलब क्या है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ठीक है, ठीक है। ये आर्टिकल करता है 32 से लेकर 35 तक, जिसमें हमारी विस्तृत चर्चा, जो विस्तृत बात है, जो हमारी जो वाइड डिस्कशंस हैं वो आर्टिकल 32 के ऊपर हो चुकी है। जब मैंने आपसे ये बताया था कि होता क्या है कि अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का अगर हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है कि वो क्या करे? रिट जारी करे। रिट का मतलब होता है, मैंने बताया था आपसे, जुडिशियल ऑर्डर, जिसको बोलते हैं रिट। इंग्लिश और हिंदी में ये दोनों शब्द रिट ही बोलते हैं, जिसका अर्थ है न्यायिक आदेश, जुडिशियल ऑर्डर। तो ये 5 प्रकारों का रिट जारी करके किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को सुरक्षित किया जा सकता है, ठीक है ना। सो सुरक्षित किया जा सकता है, ठीक है ना। सो दीज आर द 5 रिट्स। वो कौन कौन से, वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। पहला था हमारे पास हेबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा था हमारे पास मैंडेमस, वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, परमादेश। तीसरा था प्रोहिबिशन, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रतिषेध। चौथा था हमारे पास सर्टियरी, जिसको हम लोग बोलते हैं उत्प्रेषण। एंड द फिफ्थ एंड द लास्ट वन वाज को वारंटो, जिसका मतलब है अधिकार परीक्षा। ये किसके अगेंस्ट में कौन कौन सा रिट जारी होता है ये भी मैंने डिटेल डिस्कशन आपसे कर रखा है, दैट इज आर्टिकल 32। फिर मैंने आपसे 32 और 22, 26 के बारे में बात कर रखा है कि फंडामेंटल राइट्स के ऊपर में रिट जारी करने का अधिकार भारत में केवल और केवल 2 न्यायालय के पास है। एक है सर्वोच्च न्यायालय और दूसरा है हमारे पास वो है उच्च न्यायालय। जो सर्वोच्च न्यायालय है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रिट को जारी करने का अधिकार रखती है, और जो उच्च न्यायालय है, जो हाई कोर्ट है, वो अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट जारी करने का अधिकार रखती है, ठीक है ना। लेकिन जो रिट जारी करने का अधिकार है वो हाई कोर्ट का, यानी कि जो उच्च न्यायालय है उसका रिट क्षेत्राधिकार इन कंपैरिजन टू सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, कहीं अधिक विस्तृत और व्यापक है। इतनी चर्चा हमारी आपके साथ हो चुकी थी। अब जो कुछ शेष फंडामेंटल राइट्स रह गए हैं इसी फंडामेंटल राइट्स के अंदर पार्ट 3 के अंतर्गत, वो है आर्टिकल 33, 34 एंड 35। इसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लें। जैसे ये चर्चा कर लेंगे तो हमारा मौलिक अधिकार का जो फैक्चुअल डिटेल्स का काम है वो खत्म हो जाएगा, लेकिन मौलिक अधिकार खत्म हुआ नहीं है। मैंने आपसे बताया है कि मौलिक अधिकार और कुछ DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बीच में रिलेशंस है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। कुछ अन्य चर्चाएं भी हैं मौलिक अधिकार से संबंधित और DPSP संबंधित, वो हम लोग इकट्ठे जब DPSP कवर कर लेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कवर कर लेंगे, तब हम उसके ऊपर में चर्चा करेंगे, ठीक है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो अभी हम केवल और केवल जो आर्टिकल्स के अंदर के जो प्रोविजंस हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, उसके ऊपर बात हम लोग कर रहे थे। अब जो है उसी प्रोसेस में हम आगे बढ़ते हुए 32 के बाद 33 के ऊपर बात करेंगे। आर्टिकल 33 देखते हैं कि आर्टिकल 33 में क्या प्रोविजन किया गया है, व्हाट एग्जैक्टली इज इनसाइड आर्टिकल 33, ठीक है। सो देखते हैं आर्टिकल 33 क्या कहता है साहब। आर्टिकल 33 क्या कहता है? आर्टिकल 33 ये कहता है कि अगर पार्ट 3 के अंतर्गत दिया गया कोई भी मौलिक अधिकार, अगर पार्ट 3 के अंदर, इफ देयर इज एनी राइट, मैं बात कर रहा हूं आर्टिकल 33 के ऊपर। आर्टिकल 33 क्या है?
आर्टिकल 33 क्या कहता है कि इफ, मतलब कि इफ एनी ऑफ द राइट्स, इफ एनी ऑफ द राइट्स if any of the rights given by part 3 of the constitution, given by part 3 of the constitution is or are not extended not extended to, किसी को, इसमें है 3 चीज़ें मैं कर दूं। एक है आर्म्ड फोर्सेस, सशस्त्र सेना। दूसरा हमारे पास है इंटेलिजेंस, यानी कि सूचना, इंटेलिजेंस, ठीक है। और तीसरा है कम्युनिकेशन। इसका मतलब है ये है सशस्त्र सेना, ठीक है। सूचना, नेक्स्ट है संचार, ठीक है। सो अगर इसमें ये बताया गया कि पार्ट 3 जो कि प्रोविजन किसका करता है, यानी जो भाग 3 है, ये प्रावधान किसका करता है, फंडामेंटल राइट्स का करता है। अगर फंडामेंटल राइट्स, कोई भी फंडामेंटल राइट्स जो कि पूरा का पूरा राइट आपको दिया गया 14 से लेकर के आपके जो 32 तक के जो प्रावधान दिए गए, उनमें से अगर कोई भी फंडामेंटल राइट्स अगर सस्पेंड कर दिया जाता है इन 3 कैटेगरी के लोगों के ऊपर, आर्म्ड फोर्सेस, इंटेलिजेंस या कम्युनिकेशन के लिए, देन दे कैनॉट हैव द राइट टू मूव इनसाइड द कोर्ट, ठीक है ना। उनके पास ये अधिकार नहीं है। और उनके जो सस्पेंशन का राइट है वो है दैट इज इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, दैट इज इन द नेशनल कंसर्न। अगर आपका एक भी फंडामेंटल राइट अगर आपका क्या सस्पेंड किया जाता है, देन यू डोंट हैव द राइट टू मूव in the court against the government, against the state. Just take example, जैसे मैंने आपसे बताया होगा आर्टिकल 19(1)(c). 1(c) का मतलब क्या है? 1(c) में आपको मिला हुआ है अधिकार किसका? तो संघ बनाने का अधिकार है। यू हैव ऑल द राइट टू मेक यूनियन, टू फॉर्म यूनियन, ठीक है ना। सो इसके एग्जाम्पल्स मैंने कोट किए थे जब 19(1)(c) बात कर रहा था आपसे, जैसे ट्रेड यूनियन, जैसे एम्प्लॉयज यूनियन। जस्ट टेक द एग्जाम्पल ऑफ एम्प्लॉयज यूनियन, कर्मचारी संघ। कर्मचारी संघ में आपने देखा होगा कि रेलवे कर्मचारी संघ, डाकखाना कर्मचारी संघ, शिक्षक संघ यानी कि टीचर्स एसोसिएशन यूनियन, रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन, पोस्टल बैंक जो पोस्टल जो एम्प्लॉयज यूनियन है, बैंक एम्प्लॉयज यूनियन, कई तरह के यूनियन आपको देखते हैं। लेकिन कभी आपने ये देखा है कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इन लोगों का भी अपना कोई क्या बनता है, यूनियन बनता है। हाउ डू यू एवर फाइंड दिस? नो, यू विल नॉट फाइंड कि आर्म फोर्सेस वाले लोग भी अपना कभी कोई क्या यूनियन बनाए। सो अगर 19(1)(c) इज सस्पेंडेड फॉर द आर्म फोर्स और इंटेलिजेंस और कम्युनिकेशन, देन दे कैनॉट मूव इनटू द कोर्ट सेइंग दैट कि इट इज वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स गिवन अंडर आर्टिकल 19(1)(c), व्हाई नॉट इट इज एक्सटेंडेड टू अस। इसका मतलब ये है कि ये अगर इनको संघ बनाने की आज़ादी नहीं दी गई है तो इस बात के लिए वो क्या करेंगे, कोर्ट में नहीं जाएंगे कि रेलवे वालों को या डाकखाना वालों को क्या है, संघ बनाने का, कर्मचारी संघ बनाने का अधिकार है, लेकिन ये अधिकार हमारे पास नहीं है। वी कैनॉट मूव इनटू द कोर्ट। सो ये इसके लिए वो कोर्ट में नहीं जा सकते, बिकॉज इट इज सस्पेंडेड जस्ट फॉर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ योर कंट्री, योर नेशन। मेरी बात समझ पा रहे हैं? दैट इज अबाउट आर्टिकल 33। मेरी बात समझ पा रहे हैं? सो वी डिड विद दिस आर्टिकल 33, ठीक है, डन, ठीक है, गुड। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट जो आर्टिकल है दैट इज आर्टिकल 34। अब इस आर्टिकल 34 में क्या कहा गया है इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा कर लें, व्हाट एग्जैक्टली इनसाइड आर्टिकल 34 इज। सो नेक्स्ट इज आर्टिकल 34। अब ये देखिए क्या है आर्टिकल 34 क्या कहता है। आर्टिकल 34 व्हाट इट सेज। आर्टिकल 34 क्या कहता है? देखिए आर्टिकल 34 कहता है कि देश में कभी भी अगर सैनिक शासन लग जाए, कभी मार्शल लॉ लग जाए, तो उसमें फंडामेंटल राइट्स के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, दैट इज डिस्कस्ड अंडर आर्टिकल 34। मेरी बात समझ पा रहे हैं? दैट इज डिस्कस्ड अंडर आर्टिकल 34, ठीक है। सो इट टॉक्स अबाउट द रिस्ट्रिक्शंस ऑन राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट व्हाइल मार्शल लॉ इज इन फोर्स इन एनी एरिया, ठीक है ना, यानी कि सैनिक शासन, ठीक है ना। यानी कि ये कहता है कि जब किसी पार्ट में कंट्री के कभी मार्शल लॉ लग जाए, ठीक है, मार्शल लॉ लग जाए, मेरी बात समझ पा रहे हैं? सो एट एनी मोमेंट ऑफ द टाइम इफ देयर इज एनी मार्शल लॉ इज इन फोर्स, ठीक है ना। मार्शल लॉ का मतलब हो गया सैनिक शासन। मार्शल लॉ
is in force in any part of the country, तो इस समय फंडामेंटल राइट्स पे क्या इम्पैक्ट होगा? व्हाट विल द इम्पैक्ट ऑन फंडामेंटल राइट्स दैट इज डिस्कस्ड। इसका मतलब ये है कि देश में कभी भी कोई सैनिक शासन लग जाए, हमारे यहाँ कई बार लगा भी है सैनिक शासन, मेरी बात समझ पा रही है? कभी भी आपके यहाँ कोई सैनिक शासन अगर लग जाए, कभी क्या हो, सैनिक शासन की चर्चा हो जाए, सैनिक शासन लग जाए, ठीक है, सैनिक शासन आप जानते होंगे, जैसे हमारे यहाँ कई बार अप्सपा कानून लगा हुआ है, ठीक है ना, डिफरेंट नॉर्थ ईस्ट में, जम्मू एंड कश्मीर कई जगहों पे अप्सपा कानून लगा है, ठीक है। तो उस दौरान क्या होगा फंडामेंटल राइट्स के ऊपर में इसकी चर्चा, यानी सैनिक शासन कभी हमारे देश के किसी भी हिस्से में अगर लग जाए, अगर ये प्रभावकारी हो, यानी कि भारत के किसी भी हिस्से में अगर सैनिक शासन को प्रभावी बनाया गया हो, अगर उसको लगाया गया हो, इट ब्रॉट इनटू द फोर्स, तो व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट, इसका प्रभाव क्या होगा फंडामेंटल राइट्स के ऊपर में, इसकी चर्चा अनुच्छेद 34 के अंतर्गत की गई है, ठीक है ना। सो दैट इज अबाउट आर्टिकल 34, ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हैं? सो मार्शल लॉ, सैनिक शासन के दौरान फंडामेंटल राइट्स पे इम्पैक्ट क्या होगा, दैट इज डिस्कस्ड इन आर्टिकल 34, ठीक है। सो दिस इज आर्टिकल 34। नेक्स्ट जो हम लोग को बात करना है, हम ये भी बात कर लेते हैं व्हाट एग्जैक्टली इनसाइड आर्टिकल 35। तो हम 35 के ऊपर बात कर लें कि 35 क्या कहता है। सो नेक्स्ट आर्टिकल इज योर, जो लास्ट आर्टिकल है दैट इज योर आर्टिकल 35, ठीक है। सो आर्टिकल 35 क्या कहता है, व्हाट इज आर्टिकल 35, ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हैं? आर्टिकल 35 क्या कहता है, व्हाट एग्जैक्टली आर्टिकल 35 इज, क्या कहता है? तो इट टॉक्स अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है ना। टॉक्स अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस of fundamental rights, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स थ्रू लेजिस्लेशन। मेरी बात समझ पा रहे हैं कि कैसे कानून बना के पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को क्या करेगी, इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेगी। मेरी बात समझ पा रहे हैं? सो इसके ऊपर बताया गया लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट, ठीक है ना। लेजिस्लेशन का मतलब कौन, यानी कि जो विधायिका है, यानी कि जो पार्लियामेंट है, तो वो क्या करेगी, कानून बना करके इसको इफेक्ट में लाएगी। कैसे करेगी, कैसे इंप्लीमेंट करेगी, दैट इज ऑल डिस्कस इन आर्टिकल 35। यानी कि मौलिक अधिकारों के क्रियान्वयन के ऊपर बात की गई है। इसके दौर में विधायिका के द्वारा क्या विधायन यानी क्या कानून बना करके इसको लागू करवाया जाएगा, इसकी चर्चा की गई है आर्टिकल 35 के अंतर्गत। सो ये इट्स ऑल अबाउट योर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिगार्डिंग पार्ट 3, दैट इज योर फंडामेंटल राइट्स। ये सारे के सारे जो अनुच्छेद 35 तक हम लोगों ने चर्चा करी है, ये सारा का सारा केवल और केवल जो हमने बात करी है फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग, वो केवल और केवल संवैधानिक प्रावधानों की चर्चा की है कि क्या संवैधानिक प्रावधान है हमारे विभिन्न भाग 3 के अनुच्छेदों के अंतर्गत, ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हैं? सो व्हाट इज इनसाइड आर्टिकल 35 दैट वी डिस्कस्ड हियर, मेरी बात समझ पा रहे हैं? सो इट इज पार्ट 3। बाय दिस वी कुड कंक्लूड पार्ट 3। अब थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे वो पार्ट 4 के ऊपर बात करेंगे। ध्यान रखिएगा एक चीज़ और कि पार्ट 4 एंड प्रियम्बल, ये जब भी आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करें या किसी भी स्टेट सर्विस कमीशन के लिए प्रिपेयर करें, तो आपको ये दोनों चीज़ें बिल्कुल टिप ऑफ द टंग होनी चाहिए, कंठाग्र होना चाहिए, आपकी जुबान पे होना चाहिए, जैसे भी समझें इसको बिल्कुल याद करके रखें, ठीक है। मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स डीपीएसपी के डिस्कस करूँगा, बट आई विल रिकमेंड यू, अगर आप वो कहेंगे तो मैं पूरा का पूरा ये PDF डाउनलोड करवा के अपलोड करवा करके आपको भिजवा दूंगा, ठीक है ना, सो एप्लीकेशन के थ्रू। बट मैं ये कहूँगा कि डीपीएसपी और जो आपके प्रियम्बल्स हैं, यानी कि जो आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, जो प्रस्तावना है या उद्देशिका है, ये पूरा का पूरा आपको कंठाग्र होना चाहिए, क्योंकि दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन एज वेल एज फॉर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, प्रारंभिक परीक्षा के लिए। मेरी बात समझ पा रहे हैं? सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बात समझ पा रहे हैं? सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सो DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट इट मेमोराइज बाय हार्ट, ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हैं? सो हम लोग इसको याद रखेंगे, डीपीएसपी को राज्य की नीति निर्देशक तत्व और दूसरा फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, ठीक है। सो हम लोग बात करें सो फंडामेंटल राइट्स के बाद आइए डीपीएसपी हम लोग बात करते हैं। तो पहले हम लोग इसको ब्रीफ इंट्रोडक्शन कर लेंगे हम लोग कि डीपीएसपी का उद्देश्य क्या है, क्या मतलब है, क्या एग्जैक्टली इसके अंदर चीज़ें हैं, फिर इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अंदर भी हम लोग बात करना शुरू करेंगे, ठीक है। सो आ जाइए।
So next topic we are going to discuss is right. This is your भाग 4 पार्ट 4। ये आर्टिकल कवर करता है 36 से लेकर 51 तक, ठीक है। ये प्रावधान करता है किसका? तो ये है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। मैं केवल ये बोल रहा हूँ, ये लिख नहीं रहा हूँ, उसके पीछे कारण है क्योंकि मुझे डीपीएसपी भी समझाना है कि व्हाट एग्जैक्टली डीपीएसपी इज, ठीक है ना। सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के ऊपर हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सो हिंदी में इसका तात्पर्य है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी होता क्या है, पहले इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लें हम लोग कि व्हाट एग्जैक्टली डीपीएसपी इज, ठीक है ना। व्हाट एग्जैक्टली डीपीएसपी इज, तो मैं बता दूं कि पहले कुछ पॉइंट्स मैं बता दूं आपको, उसको फिर मैं डिस्कस करता हूं, इलैबोरेट करता हूं कि ये जो डीपीएसपी है ना, इट इज अ गाइडलाइन। ये क्या है? गाइडलाइन है। ये इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शन है किसके लिए? टू द गवर्नमेंट, टू द गवर्नमेंट। मेरी बात समझ पा रहे हैं ये? सो ये क्या है? ये गाइडलाइन, निर्देश है, ठीक है, किसके लिए? सरकार के लिए। सो दीज आर द सिंपल गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शन गिवन टू द गवर्नमेंट, राइट। मेरी बात समझ पा रहे हैं ये? सो इट इज, दिस आर गाइडलाइन, सिंपल, ठीक है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? दूसरी बात क्या है कि इट प्रोवाइड्स फंडामेंटल बेस टू द एडमिनिस्ट्रेशन। It provides fundamental base to the administration. It provides fundamental base to the administration. ये प्रशासन के लिए आधारभूत तत्व प्रदान करता है। ये क्या करता है? प्रशासन के लिए आधारभूत तत्व प्रदान करता है। इट प्रोवाइड्स फंडामेंटल बेस टू द एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, फंडामेंटल बेस टू द एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? सो इट प्रोवाइड्स फंडामेंटल बेस टू द एडमिनिस्ट्रेशन। मेरी बात समझ पा रहे हैं ये? सो अब ये कैसे है? ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, ये है, यानी कि सरकार के लिए एक सामान्य निर्देश है। और दूसरा क्या करता है? ये फंडामेंटल बेस प्रोवाइड करता है प्रशासन के लिए। हिंदी में दोनों बातें स्पष्ट है, पहले ध्यान रख लीजिए। अब ये लिख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि अभी लिखा नहीं है, उसके पीछे कारण है क्योंकि मुझे इसको एक्सप्लेन करना है। तो ये मैं बता दूं फिर से कि सरकार के लिए निर्देश है, किसके लिए? गाइडलाइन है, इंस्ट्रक्शन टू द गवर्नमेंट, ठीक है। दूसरा क्या है कि इट प्रोवाइड्स फंडामेंटल बेस टू द एडमिनिस्ट्रेशन, यानी प्रशासन के लिए ये क्या करता है? एक मूल आधार प्रदान करता है। इन दोनों बातों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, मूल आधार, ठीक है। सो उसको समझने की कोशिश करते हैं, दोनों पॉइंट्स को एक साथ समझने की कोशिश करते हैं। सो अगेन आई एम टेकिंग द नेक्स्ट स्लाइड। क्या ये मैं लिख रहा हूं इसको ताकि एक्सप्लेन कर सकूं, इसीलिए, इसलिए परेशान मत होइएगा, आई एम जस्ट वेस्टिंग योर नॉट टाइम, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। अब ये देखिए क्या है डायरेक्टिव। दिस वर्ड इज व्हाट? दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम अ वर्ड दैट इज कॉल्ड डायरेक्शन। डायरेक्शन से ये क्या है? डिराइव किया गया है, डिराइव्ड है। दिस इज योर डायरेक्शन, यानी कि निर्देश है। डायरेक्शन का मतलब क्या है? निर्देश। निदेश या निर्देश दोनों एक ही बात होता है, ठीक है, हमारे सामान्य हिंदी के लिए, ठीक है। सो ये क्या है? डायरेक्शन है, ठीक है, निदेश है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये क्या है? डायरेक्शन है, निदेश है। किसके लिए?
प्रिंसिपल्स के रूप में टू स्टेट पॉलिसी। स्टेट का मतलब मैंने आपसे बताया था कि आर्टिकल 12 और आर्टिकल 36 में द वर्ड स्टेट हैज बीन डिफाइंड कि स्टेट का मतलब होता क्या है। स्टेट का मतलब होता है साधारण शब्द में गवर्नमेंट, ठीक है ना। सो मेरी बात समझ पा रही है? तो स्टेट का मतलब क्या हो गया? दिस इज कॉल्ड गवर्नमेंट, राइट? मेरी बात समझ पा रही है? सो ये डायरेक्शन है किसके लिए? इन प्रिंसिपल्स फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी। इज इट ओके? मेरी बात समझ पा रही है? सो ये डायरेक्शन है किसके लिए? सरकार के लिए, सरकार की नीतियों के लिए, गवर्नमेंट की पॉलिसीज के लिए, ठीक है। मेरी बात समझ पा रही है? सो दिस आर डायरेक्शन फॉर द गवर्नमेंट पॉलिसी। एग्जैक्टली, समझ पा रही है? सो ये क्या है? डायरेक्शन फॉर गवर्नमेंट पॉलिसी, ठीक है। नंबर 1 जो पहला पॉइंट क्या था, जो मैंने बताया था आपसे कि सरकार के लिए क्या है? सरकार के लिए ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये गाइडलाइन और इंस्ट्रक्शन टू दी गवर्नमेंट। तो ये लाइन जस्टिफाइड हो गया कि सरकार के लिए क्या है? एक निर्देश है, दिशा निर्देश है, गाइडलाइन है, इंस्ट्रक्शन है टू दी गवर्नमेंट। मेरी बात समझ पा रही है? डन। सो ये बात हो गई। दूसरा क्या है कि दूसरा अगर हम लोग चर्चा करें आकर के कि दूसरी बात क्या है कि डायरेक्शन के अलावा अब ये बात करते हैं कैसे ये फंडामेंटल बेस प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट के लिए, ठीक है ना। देखते हैं, बात करते हैं ये कैसे प्रोवाइड करता है। गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या होगी? व्हाट वुड बी द गवर्नमेंट्स पॉलिसी? सरकार की नीति क्या होगी? व्हाट एग्जैक्टली गवर्नमेंट्स पॉलिसीज आर? किसको बोलते हैं गवर्नमेंट पॉलिसी? तो गवर्नमेंट पॉलिसी साहब क्या है? गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या होगी? जस्ट टू केटर द एस्पिरेशंस ऑफ वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि जो हम भारत के लोग हैं उनकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना। इन हिंदी में क्या है? हम भारत के लोगों की महत्वाकांक्षा को पूरा करना, यानी कि एस्पिरेशंस, यानी कि महत्वाकांक्षा, 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 महत्वाकांक्षा पूरा करना, ठीक है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? महत्वाकांक्षा पूरा करना, जस्ट टू सेटिस्फाई, जस्ट टू केटर द इंटरेस्ट और द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोगों की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना सरकार पूरा करती है। कैसे पूरा करती है? थ्रू डिफरेंट पॉलिसीज, डिफरेंट प्रोग्राम्स, डिफरेंट प्लान्स। आपने देखा होगा कई सरकार की नीतियां होती हैं, कार्यक्रम होते हैं जिनके द्वारा सरकार नीतियां बना करके हमारी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने की चेष्टा करती है। जैसे अगर हम बात करें सीनियर सिटीजन्स के लिए तो वृद्धा पेंशन योजना, ओल्ड एज पेंशन स्कीम इज वन ऑफ द एस्पिरेशंस ऑफ द जो हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए, ठीक है ना। आप कई तरीके जितने भी पॉलिसीज आप देख लें, कोई भी उठा के देख लें, सर्व शिक्षा अभियान देख लें, कुछ भी देख लें, दैट इज जस्ट टू केटर द इंटरेस्ट ऑफ वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। अगर किसी को स्किल डेवलप करवाने के लिए स्किलिंग इंडिया जैसे प्रोग्राम चल रही है, डिजिटल डिवाइड को दूर करने के लिए कोई प्रोग्राम चल रहा है, स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, तो ये स्वच्छ भारत का मतलब क्या है कि हम क्या चाहते हैं कि हेल्दी एटमॉस्फेयर में रह सकें, ठीक है ना। मेरी बात से एक स्वस्थ माहौल में रह सकें, वातावरण में रह सकें। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये किसके एस्पिरेशंस है? वी द पीपल ऑफ इंडिया के एस्पिरेशंस है, जिसे सरकार विभिन्न नीतियों को बना करके, विभिन्न पॉलिसीज़ को बना करके पूरा करने की चेष्टा करती है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? सो गवर्नमेंट पॉलिसी जो है वो क्या होगी? जस्ट टू केटर द इंटरेस्ट ऑफ वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोगों के महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए। इसके लिए सरकार क्या करती है? सरकार क्या करती है? अपनी महत्वाकांक्षा पूरा करती है। मेरी बात समझ पा रही है? थ्रू डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। हम क्या करते हैं अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए? हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन में। हम क्या करते हैं? चलो यहाँ पर एक चीज़ और, मैं ये थोड़ा सा मिसिंग हो जाएगा ताकि समझना थोड़ा आसान रहे। अगर ये कभी आपको बनाना ही पड़ जाए फ्लो चार्ट तो ये पूरा बना देता हूँ मैं, ताकि आप कंफ्यूज ना करें और ना ही, यानी कि किसकी महत्वाकांक्षा के बारे में हो रही है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। मेरी बात समझ पा रहे हैं? हम भारत के लोगों के बारे में, हम भारत के लोग, यानी कि वी द पीपल ऑफ इंडिया। मेरी बात समझ पा रहे हैं? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, ठीक है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग फिर क्या करते हैं? अपने महत्वाकांक्षाओं को पूरा करवाने के लिए क्या करते हैं? वी जस्ट पार्टिसिपेट इन इलेक्शन। हम चुनाव में भाग लेते हैं। एज अ वोटर हम क्या करते हैं? अपने चुनाव में भाग लेते हैं एज अ वोटर, ठीक है। हम क्या करते हैं? वोटर के रूप में भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। हम क्या करते हैं? वोटर के रूप में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? पार्टिसिपेट करने के बाद हम क्या करते हैं? अपना प्रतिनिधि यानी कि रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, यानी कि प्रतिनिधि चुनते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? प्रतिनिधि चुनते हैं।
और फिर जो हमारे प्रतिनिधि का मतलब क्या है, हमारा प्रतिनिधि का मतलब क्या, मतलब कि MP MLA। अगर हम केंद्र में बात करें तो हम बात करते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बारे में, सांसदों के बारे में। अगर हम राज्य में बात करें तो वी आर टॉकिंग अबाउट द MLAs, जिसका मतलब क्या होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और ये प्रतिनिधि क्या करता है, ये प्रतिनिधि क्या करेगा, सरकार बनाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं, ये क्या करेगा, सरकार बनाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं। और सरकार फिर क्या करेगी, अपने विभिन्न योजनाओं के द्वारा आपकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करेगी। मेरी बात समझ पा रहे हैं ये। सो इट प्रोवाइड्स द फंडामेंटल बेस फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन के लिए क्या करता है, फंडामेंटल बेस प्रोवाइड करता है। प्रशासन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जस्ट टू केटर द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोगों की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना, हम भारत के लोगों की जितने भी एस्पिरेशंस है उसको पूरा करना। आपने देखा भी होगा कि जब चुनाव होता है तभी से लोग, जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग होते हैं, अपना जो है पॉलिटिकल मैनिफेस्टो लेकर के आते हैं कि अगर हमारी सरकार आई तो हम ये काम करेंगे, हमारी सरकार आई तो हम ये काम करेंगे। इसका मतलब क्या है कि जो जिसका पॉलिटिकल मैनिफेस्टो सबसे ज़्यादा सूट किया, जो डेमोक्रेसी में जो मोस्ट ऑफ द पीपल को, यानी कि मेजॉरिटी को, आपने क्या किया, उसके ऊपर आपने वोट दे दिया। अब ये सरकार आकर के फिर आपकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करेगी। एंड दैट्स व्हाई इट प्रोवाइड्स अ फंडामेंटल बेस फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन। और इसके कई कंपोनेंट्स भी हैं जिसके ऊपर हम लोग बाद में चर्चा करते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हैं ये। सो इट्स प्रोवाइड्स द फंडामेंटल बेस टू द एडमिनिस्ट्रेशन। इज इट क्लियर? सो दूसरा पॉइंट भी सेटिस्फाइड है आपका? सो दूसरा पॉइंट प्रोवाइड्स फंडामेंटल बेस टू द एडमिनिस्ट्रेशन। इवन दिस वन इज डन, राइट? सबको इससे कोई परेशानी? इज इट क्लियर? ठीक है, हर किसी का क्लियर है ये फंडा? चलिए नेक्स्ट अब आ जाते हैं। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट, ये 2 पॉइंट हो गए। ये पॉइंट 1 हमने डिस्कस कर लिया, पॉइंट 2 हमने डिस्कस कर लिया। अब तीसरा पॉइंट आते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, देखिए क्या है। DPSP का थर्ड पॉइंट हम लोग डिस्कस करें। थर्ड पॉइंट, ठीक है, DPSP का थर्ड पॉइंट क्या है, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। ये दरअसल क्या है कि ये सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र सुनिश्चित कर एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का प्रयास करती है। इट ट्राइज टू एस्टैब्लिश अ वेलफेयर स्टेट बाय इंश्योरिंग सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। इवन ये UPSC 2015 में ये स्टेटमेंट हूबहू आया हुआ है, हूबहू। और ये जब मैं पढ़ाता था ऑफलाइन तो ये हूबहू ये लाइन स्टेटमेंट आया था, बस यहाँ डेमोक्रेसी जो UPSC ने पूछा वहाँ पर मैं लिखता था जस्टिस। ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हैं? सो ये क्या करता है, इट ट्राइज टू एस्टैब्लिश अ वेलफेयर स्टेट बाय इंश्योरिंग सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, यानी कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र सुनिश्चित कर। मैं लिख भी दे रहा हूं हिंदी में कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र सुनिश्चित कर। यह का मतलब DPSP एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का प्रयास करती है। It tries to establish a welfare state. लोक कल्याणकारी राज्य का मतलब क्या है? It talks about a welfare state. मेरी बात समझ पा रहे हैं? It tries to establish a welfare state by ensuring socio-economic democracy. So this is your socio, this is your economic, and this is your democracy. ठीक है ना? ये बात समझ पा रहे हैं ये? So it tries to establish a welfare state by ensuring socio-economic democracy. अब ये कैसे होगा इसके ऊपर भी हम लोग बात करते हैं. What does it mean? ठीक है, इसका मतलब क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य का मतलब क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य का मतलब है कि हम ऐसे समाज की कल्पना करना चाहते हैं जहां हमारे पास सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र दोनों हो. ठीक है, और ये तभी संभव है जब लोगों की महत्वाकांक्षाएं पूरी होंगी. और वेलफेयर स्टेट के लिए 3 डेमोक्रेसी की जरूरत होती है. दैट इज और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जो हमारे पास ऑलरेडी है.
दूसरा हमारे पास सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, जब हमारी महत्वाकांक्षाएं जो पूरी हो जाएंगी, सामाजिक और आर्थिक महत्वाकांक्षाएं पूरी हो जाएंगे, देन ट्राइज टू सर्विस ऑफ वेलफेयर स्टेट। मेरी बात समझ पा रहे हैं? कई बार ये लाइन एक्जैक्टली एग्जाम से पूछा गया है कि वेलफेयर स्टेट को कैसे इंश्योर, इवन यूपीएससी 2015 की बात मैं कर रहा हूँ, दिस वाज इवन द यूपीएससी प्रीलिम्स 2015 में ये आया भी है। ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हैं? हूबहू लाइन आया हुआ है यार। ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये सो ये क्या कहता है, इस जस्ट ट्राई टू एस्टैब्लिश अ वेलफेयर स्टेट बाय सिंपली इंश्योरिंग, क्या करते हैं हम लोग, सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब ये कैसे, ये भी देखते हैं। सो मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि गांधी जी के राम राज्य के बारे में सुना होगा। सो एक्चुअली क्या है कि इसके ऊपर जो इम्पैक्ट है वो गांधी जी की फिलॉसफी का भी इम्पैक्ट है। इसके ऊपर जो इम्पैक्ट है वो वेस्टर्न इंटेलेक्चुअल फिलॉसफी का भी इम्पैक्ट है। ठीक है, सोशलिस्ट इम्पैक्ट भी है, गांधीन इम्पैक्ट है, सोशलिस्ट इम्पैक्ट है, वेस्टर्न इंटेलेक्चुअल इम्पैक्ट भी है, यानी कि गांधी जी की विचारधारा से प्रभावित है। दूसरा सामाजिक विचारधारा से, समाजवादी विचारधारा से प्रभावित है। और तीसरा जो पाश्चात्य बुद्धिवादी दर्शन है उससे भी ये प्रभावित है। ठीक है, सो अगर हम बात करें तो गांधी जी का एक विचारधारा था, दैट वाज राम राज्य। राम राज्य, सो राम राज्य को इट इज समवॉट लाइक द वेलफेयर स्टेट। राम राज्य का मतलब क्या है, व्हाट डज इट मीन, राम राज्य का मतलब होता क्या है, वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या है? तो मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं आपको कि वेलफेयर स्टेट व्हाट इज दिस वेलफेयर स्टेट, लोक कल्याणकारी राज्य। इट इज समवॉट लाइक, आई कोट द टर्म समवॉट लाइक राम राज्य, राम राज्य ऑफ गांधी जी, राम राज्य ऑफ गांधी जी। दिस इज योर राम राज्य ऑफ गांधी जी। ठीक है ना, मेरी बात समझ पा रहे हैं? सो वेलफेयर स्टेट, राम राज्य ऑफ गांधी जी। ठीक है, इज समवॉट लाइक दिस। राम राज्य का मतलब क्या है, एक ऐसे समाज की कल्पना करना, एक ऐसे समाज की कल्पना करना जहां अधिकतम जनता के लिए अधिकतम सुख को सुनिश्चित किया जा सके, मैक्सिमम बेनिफिट फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ द पीपल कुड बी इंश्योर्ड। राम राज्य इज समवॉट लाइक दिस, मैक्सिमम बेनिफिट फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ द पीपल, यानी कि अधिकतम जनता के लिए अधिकतम सुख को सुनिश्चित किया जा सके। अधिकतम जनता का मतलब क्या है, ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट द पुअर्स, दैट इज द मेजॉरिटी इन द कंट्री। दे आर क्या है, बहुसंख्यक हैं। कौन है, जो गरीब हैं। यानी कि हम बात करते हैं राम राज्य के कंसेप्ट के अंदर, वी टॉक अबाउट द एंटायर कम्युनिटी। हम उसके बारे में बात करें जो ऑलरेडी डिप्राइव्ड है, हम उसके बारे में बात करते हैं जो ऑलरेडी डिस्ट्रेस्ड है, यानी कि जो पहले से ही सफ़र कर रहा है, जो पहले से ही दलित है, दबा कुचला है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो राम राज्य का मतलब है ये सर्वांगीण विकास की समाज के बारे में बात करता है, ये वो क्या कहते हैं, समेकित विकास की बात करता है राम राज्य। और इसी तरीके से वेलफेयर स्टेट भी ऐसा ही है। जब ये क्या करता है, वेलफेयर स्टेट को कैसे स्टैब्लिश किया जाएगा, व्हेन वी हैव पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। मैं केवल पॉलिटिकल लिख रहा हूँ, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, ताकि ये छोटा समझ पाए आप, स्पेस रहेगा, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हैं? दूसरा हम बात करेंगे पॉलिटिकल के बाद सोशल डेमोक्रेसी, हम तीसरा बात करेंगे इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। ये जब तीनों डेमोक्रेसी हमारे पास होंगी तो ये तीनों डेमोक्रेसी मिलकर के क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये और ये तीनों मिलकर क्या करेगा, वेलफेयर स्टेट को, यानी कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का प्रयास करेगा। और इसकी साम्यता, हम इस लोक कल्याणकारी राज्य की साम्यता जो है वो किससे करेंगे, वो राम राज्य से करेंगे। दैट इज गांधीयन फिलॉसफी। मेरी बात समझ पा रहे हैं? वेलफेयर स्टेट, लोक कल्याणकारी राज्य, राम राज्य से हम लोग करने की कोशिश करेंगे। मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये इज इट ओके? ठीक है, ये डन, ये बात समझ पा रहे हैं? ये एग्जैक्टली ठीक है। सो दिस इज राम राज्य, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ राम राज्य। ठीक है ना। तीसरी बात हम लोग ये बात करें कि यहाँ पर बात करें मैक्सिमम बेनिफिट की बात की जाती है। एक दर्शन है ये, मैक्सिमम बेनिफिट यानी कि अधिकतम सुख फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल
for maximum number of people, maximum benefit for the maximum number of people, that is called राम राज्य। ठीक है, ये बात समझ पाए ताकि आप इसके साम्यता स्थापित कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि इंटरलिंक्ड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा यूपीएससी में पूछे जाते हैं, तो कभी भी आपसे गांधी जी की फिलॉसफी को लेकर के, लोक कल्याणकारी राज्य के को लेकर के ये आपसे पूछा जा सकता है। फिर इसके बारे में बहुत कुछ लिख सकते हैं, देयर इज लॉट्स ऑफ थिंग, बट आपके पास बेसिक क्लैरिटी होनी चाहिए थॉट की। जो आपकी बेसिक समझ है वो थॉट की क्लियर होनी चाहिए। अगर ये क्लियर होता है देयर इज नो इशू एट ऑल। ये इसके बारे में हम लोग फिर बात करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि इसके ऊपर जो इम्पैक्ट है, अगर मैं बात करें वो इसके ऊपर जो डीपीएसपी के ऊपर, वो 3 विचारधारा का इम्पैक्ट है। पहला इम्पैक्ट से पहले हम ये बता दें कि ये हम डिस्कस डिटेल में कर लेंगे। नेक्स्ट जो 4th पॉइंट है वो मैं डिस्कस कर लूँ, फिर 5th में उसको बात करेंगे इम्पैक्ट क्या है, वेस्टर्न इंटेलेक्चुअल फिलोसफी, सोशलिस्ट एंड देन गांधीयन, एंड व्हाट आर दोज, वो किस आर्टिकल में वो प्रोविजंस है वो भी बात करेंगे। ये क्या है जो डीपीएसपी है, ये क्या है, नॉन जस्टिसेबल है, नॉन जस्टिसिएबल है, यानी कि ये न्यायालय के में वाद योग्य नहीं है। ठीक है ना, ये मेरी बात समझ पा रहे हैं। न्यायपालिका में, न्यायालय में न्यायालय में या न्यायालय के द्वारा कर दूं मैं, तो ज़्यादा सरल हिंदी होगी आपके लिए। ठीक है, न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय है। न्यायालय के द्वारा अप्रवर्तनीय है। सो दीज आर नॉन जस्टिसेबल। इसका मतलब है कि इट कैनॉट बी इन्फोर्स्ड थ्रू द कोर्ट, इसे हम न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है, कैनॉट बी इन्फोर्स्ड थ्रू द कोर्ट, यानी कि हम इसे न्यायालय में जा करके लागू नहीं करवा सकते। इसका मतलब यह है कि अगर कोई भी डीपीएसपी का कोई प्रावधान है और ये आपकी महत्वाकांक्षा है और सरकार इसको अगर पूरा नहीं करती, देन यू कैनॉट मूव इनटू द कोर्ट। सरकार के लिए डायरेक्शन है, ये गाइडलाइन है, इन स्पाइट ऑफ दैट सरकार इसको पूरा नहीं करती है। तो इसके पीछे का भी कारण है, कोई तर्क हो सकते हैं जो मैं आपको सामाजिक एक सामान्य समझ के अंतर्गत बता रहा हूँ आपसे। वो ये है कि हो सकता है कि आपके पास संसाधन बहुत कम होते हैं। संसाधन आपके पास अगर सीमित होंगे तो सारी की सारी महत्वाकांक्षाएं एक साथ पूरी नहीं हो सकती। तो आप वेट करते हैं कि कब आपके पास आकर के जो संसाधन है, जो सीमित संसाधन है, वो पर्याप्त रहें और फिर आप उन महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर पाएँ। एग्जैक्टली गवर्नमेंट के लिए भी ऐसा ही होता है। जब आपके पास संसाधन की सीमा हो जाती है तब सरकार सारी महत्वाकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकती है। अगर इस बात को लेकर आप कोर्ट में मूव करते हैं तो फिर ये तो अतार्किक बात हो जाएगी। तो ये समझाने की बात है। सो दीज आर नॉट इन्फोर्स्ड थ्रू द कोर्ट, इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो ये करेंगे क्या क्या इम्पैक्ट है। मेरी बात समझ पा रही है? ठीक है, हो गया? ठीक है, मेरी बात समझ पा रही है? ठीक है, सो ये नॉन जस्टिसेबल है। ठीक है, मेरी बात समझ पा रही है? सो दीज आर नॉन जस्टिसेबल। ठीक है, अब एक चीज़ और, इसका इम्पैक्ट क्या है, इम्पैक्ट पे बात करें तो जो डीपीएसपी है इसके ऊपर हमारे पास क्या है कि इम्पैक्ट दिखाई देता है। 3 विचारधारा का हम अगर देखें, बात करें तो 3 विचारधारा है, विचारधारा। ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हैं? 3 विचारधारा है जिसका प्रभाव दिखता है किसके ऊपर में, प्रभाव डीपीएसपी पर। ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हैं? सो देयर इज द इम्पैक्ट। ठीक है, देयर आर 3 आइडियोलॉजी दैट वी फाइंड इम्पैक्ट ऑन डीपीएसपी। वो कौन कौन सी 3 विचारधाराएं हैं? पहली जो विचारधारा है वो क्या है, व्हाट इज सॉरी, ये पहली जो विचारधारा है वो हम देखेंगे, बात करेंगे तो सोशलिस्ट, यानी कि समाजवादी विचारधारा से प्रभावित है। समाजवादी विचारधारा। ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हैं? विचारधारा से प्रभावित है। ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हैं? समाजवादी विचारधारा को बात करेंगे, सॉरी, समाजवादी विचारधारा से प्रभावित है। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें तो यह है गांधीवादी विचारधारा, यानी कि गांधीयन फिलॉसफी। गांधीयन फिलॉसफी से प्रभावित है, यानी कि गांधी जी की
गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित है, विचारधारा से प्रभावित है। तीसरा अगर हम बात करें तो ये वेस्टर्न इंटेलेक्चुअल फिलॉसफी से प्रभावित है। पाश्चात्य बुद्धिवादी दर्शन, इसको बोलते हैं पाश्चात्य बुद्धिवादी दर्शन से प्रभावित है। ठीक है ना, मेरी बात समझ। सो 3 इंपैक्ट है। सोशलिस्ट बात करें, समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान, इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क, ठीक है, दैट इज प्रोविजन इन आर्टिकल 39। इसके ऊपर बात करेंगे। गांधीयन फिलॉसफी आप जानते हैं कि ये कुटीर उद्योग के बारे में बात करते हैं, ये पशुधन के बारे में बात करते हैं, गांधीयन फिलॉसफी है। वेस्टर्न इंटेलेक्चुअल फिलॉसफी, जिसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो आज की तारीख में देखेंगे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो इशू है वो है समान नागरिक संहिता का यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसको हम लोग बोलते हैं UCC, यूनिफॉर्म सिविल कोड। इट इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल जो कि आर्टिकल 44 में बताया गया है। सो ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं, मेरी बात समझ पा रहे हैं, जो ये सजेस्ट करते हैं कि ये जो पूरा का पूरा DPSP बनाया गया है, जो हमारी महत्वाकांक्षाओं में शामिल किया गया है, जो हमारी महत्वाकांक्षाएं हैं, उस पर 3 विचारधारा का, 3 दर्शन का ह्यूज इम्पैक्ट है। दैट इज कॉल्ड सोशलिस्ट आइडियल्स, दिस है गांधीयन फिलॉसफी, एंड द नेक्स्ट वन इज वेस्टर्न इंटेलेक्चुअल फिलॉसफी, जिसको बोलते हैं पाश्चात्य बुद्धिवादी दर्शन। एग्जैक्टली मेरी बात समझ पा रहे हैं ये। सो डन। सो इसके साथ ही हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर से बात करेंगे। फिर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। ये प्री रिकॉर्डेड क्लासेस हैं जो आपको प्रीमियर में दिखाई देगा ट्यूसडे तक यहाँ छुट्टियाँ हैं। सो सेलिब्रेट योर दिवाली विथ ऑल योर इंथ्यूजियाज्म, ऑल योर फ्लेयर्स एंड द कलर्स ऑफ योर लाइफ। ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हैं ये। बिल्कुल इसको सेफली हैंडल भी करेंगे। सेफ एंड हैप्पी दीपावली आप लोग करें। पटाखा ज़्यादा ना चलाएं, पॉल्यूशन भी और पैसे का भी और अपना भी, तीनों का नुकसान होता है। सो माई वार्म विशेस आर ऑन योर हैप्पी दीपावली। सो ऑल द बेस्ट, सी यू on the next class. Bye bye.